हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम अब पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसे 10 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इसी बीच दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमसे पहले जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे आह्वान किया कि हमें फिर से यह सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। तो इस सीरीज़ में हम डेली 5 से 10 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज़ का बेहतर लाभ लेने के लिए पहले आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पहले प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करना चाहिए। देखिए, आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले एग्जामिनर की डिमांड को समझना आवश्यक है। अगर आप वह डिमांड समझ लेते हैं तो फिर आप उसे फुलफिल भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमको प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप पहले यूपीएससी के पेपर में अपीयर हुए होंगे या आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो आप पाएंगे कि एलिमिनेशन ट्रिक्स भी काफ़ी कारगर होती हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। हालांकि अब 2015-16 में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे, उस तादाद में एलिमिनेशन ट्रिक्स का उपयोग नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसके थ्रू 5 से 10 नंबर ही बढ़ा लेते हैं तो यह आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही दोस्तों, इस सीरीज में हम यहाँ पर विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। जो भी हम यहाँ पर MCQ करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसकी हम यहाँ पर विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है, यदि उस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से और करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्न देखते हैं आज के। देखिए, यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित है। और दूसरा प्रश्न कहता है, प्रधानमंत्री जो है सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने इसको सीरियसली पढ़ा इस टॉपिक पर, तो जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और भारत के महान न्यायाधिकारी हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वह सम्मिलित होते हैं। और भारत में संघ के जो कार्यपालिक प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और भारतीय जो सरकार के प्रमुख होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। और दूसरा जो फैक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला कथन आपका जो है गलत हो जाएगा। दूसरा जो कथन है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिविल सेवा बोर्ड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन के लिए किस तरीके से आप, अगर इस तरीके से प्रश्नों के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं आगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अध्यक्ष, उनके उपाध्यक्ष, उनके एक्स ऑफिसर, चेयरमैन सब याद करते रहेंगे। यहाँ पर आपकी बेहतर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो भी न्यूज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऐसी संस्थाएँ हैं जो चर्चा में हैं, आप उनको देख सकते हैं। और उसको जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसमें वैसे ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में आप देख सकते हैं कि वह कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन होते हैं। जैसे कि NDMA के चेयरपर्सन होते हैं, नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। तो इस तरीके से जो भी संस्थाएं हैं और जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे संबंधित आप प्रश्न, उनसे संबंधित जो है आप पहले इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, वहाँ अनुच्छेद 52 से लेके 123 तक संघ सरकार से जुड़े हुए सभी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। और दोस्तों, ऐसे विषयों की तैयारी करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे जुड़े जुड़े जो भी प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कि प्रमुख अनुसूचियां हैं, प्रमुख संविधान के जितने भी भाग हैं उनके अंदर कौन कौन सी जानकारी है। जैसे कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अंदर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आती हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट जो सचिवालय होता है, जो संसदीय सचिवालय होता है, तो संसदीय सचिव होते हैं वो एक संवैधानिक निकाय है या नहीं है। तो इस तरीके जो है आपको एक ओवरव्यू भी, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपसे कहता है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात रेफर किया जाता है या भेजा जाता है, तो इस किसके द्वारा पारित किया जाता है। ए विकल्प है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। बी विकल्प है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत के द्वारा। सी विकल्प है सदनों का 2/3 बहुमत के द्वारा। और डी विकल्प है सदनों का पूर्ण बहुमत के द्वारा। देखिए दोस्तों, यदि आपने इसको पढ़ा है तो इसको आप आसानी से यहाँ पर विकल्प ए जो है सही कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो देखिए आप कैसे एलिमिनेशन ट्रिक्स का उपयोग करके इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, या कम से कम आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर पहला विकल्प मान लीजिए आप सॉल्व करते हैं और आपको इसका आंसर पता नहीं है, तो आप देखेंगे उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको न्यूट्रल करके छोड़ देंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा विकल्प है उपस्थित मत देने वाले सदस्यों को 3/4 बहुमत के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में अगर आपने पॉलिटी को 1-2 बार भी अच्छे से पढ़ा है तो आप पाएंगे कि चाहे वे राज्य विधानमंडल की बात हो और चाहे संसद की बात हो, कहीं पर भी 3/4 बहुमत की बात नहीं आती है। हाँ, कुछ संवैधानिक निकाय जैसे कि जीएसटी काउंसिल में 3/4 बहुमत से कोई निर्णय के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है, वहाँ पर प्रावधान किया गया है। लेकिन हमारी संवैधानिक व्यवस्था में चाहे राज्य विधानमंडल हो और चाहे केंद्र में संसद हो, वहाँ पर ऐसे कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता। तो आप उस आधार पर बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सदनों का 2/3 बहुमत। देखिए इसको आप हो सकता है आप सही करें, मान लीजिए आपको इसका भी पता नहीं है तो आप इसको भी न्यूट्रल छोड़ते हैं। तीसरा है सदनों का पूर्ण बहुमत। तो देखिए दोस्तों, यह बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है जो कि पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ना तो कभी ऐसा सुना होगा ना देखा होगा भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 2 विकल्प बच जाते हैं अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक्स के थ्रू जाते हैं। ए विकल्प बचता है और सी विकल्प बचता है। तो अगर आप यहाँ तक भी पहुँच जाते हो, 10 प्रश्न करते हैं और 10 में से आपके 5 प्रश्न सही हो जाते हैं, तो भी आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी आप एक पॉजिटिव स्कोर की स्थिति में होंगे। लेकिन देखिए, अगर आप थोड़ी अगर बेसिक समझ लेके चलते हैं और अगर आप कुछ समझते हैं टॉपिकों को और फिर भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं कि इसका आंसर क्या सही होगा, तब भी आप इसके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब दोनों सदनों के बीच में टकराव होता है तब संयुक्त सदन का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, जब दोनों सदनों के बीच में टकराव हुआ है और अभी मान लीजिए कि 25 वर्षों बाद जो एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट है वह पूर्ण बहुमत में आई थी, और मान के चलिए कि अभी सरकार के 300 सदस्य, वर्तमान में भी लगभग 300 सदस्य हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में अभी जो वर्तमान सरकार को बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर 3/4 बहुमत होगा तो बहुत ही कम संभावना है कि बिल पारित हो पाएगा, और यह बहुत ही विषम स्थिति के लिए संयुक्त जो बैठक है अर्थात संयुक्त सदन है उसका प्रावधान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप ए ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ए तक नहीं भी पहुंच पाते हैं तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्कोर की ओर तो बढ़ ही जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो भारतीय संविधान का भाग 5 है उसके अंतर्गत जो संसद से जुड़े जो भी संवैधानिक प्रावधान है, तो उसमें जो अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद जो 108 है उसमें जो है संयुक्त सदन का प्रावधान किया गया है। और संयुक्त सदन जो है दोस्तों राष्ट्रपति के आह्वान पर आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह करते हैं, और जिसकी प्रक्रिया है वह भी लोकसभा के अनुसार संचालित होती है। साथ ही दोस्तों, किन किन परिस्थितियों में जो है संयुक्त सदन का आयोजन किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर 3 प्रमुख परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ हमें संयुक्त सदन आयोजित करना पड़ता है। पहली परिस्थिति है कि जो पहला सदन है, कोई भी सदन है, वह विधेयक पारित करे और दूसरा सदन उस पर कोई निर्णय ना ले, तब वहाँ पर एक टकराव की स्थिति हो जाती है और वहाँ पर संयुक्त सदन की आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरा है कि पहला सदन कोई विधेयक पारित करे और दूसरा सदन उसमें आवश्यक संशोधन कर दे, लेकिन पहला सदन उसे स्वीकार न करे, जहाँ पर दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। ऐसे विधेयकों में भी संयुक्त सदन बिल पास नहीं हो पाता है और संयुक्त सदन की जरूरत पड़ती है। तीसरी स्थिति यह है दोस्तों कि मानकर चलिए आप कोई भी एक सदन है, जो चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वह कोई विधेयक पारित करता है और दूसरा सदन 6 महीने तक उस पर कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, तब भी हमें संयुक्त सदन की बैठक का आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि 6 महीने अधिकतम सीमा होती है। साथ ही दोस्तों, आवश्यक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दी है, और एक और चीज़ अभी तक जो हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको बताना चाहूँगा, अभी तक जो है हमारे स्वतंत्रता के पश्चात और संविधान के लागू होने के पश्चात 3 बार ही संसद की संयुक्त बैठक जो है वो आयोजित की गई है। इसमें से दोस्तों जो दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 है, इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि इसमें जो है दहेज पर रोक के लिए यह विधेयक लाया गया था। इसमें दोनों सदनों में सहमति नहीं थी, इसीलिए संयुक्त सदन आयोजित किया गया। लेकिन तब भी आप हमारी सोसाइटी का कंजर्वेटिवनेस किस लेवल तक था आज़ादी के बाद, तो आप उसको देखेंगे कि वहाँ पर भी जब संयुक्त सदन आयोजित किया गया तब भी यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। और यह दोस्तों हमारे देश की विडंबना है कि देखिए लगभग 150 से 200 साल हो गए जब हम ऐसी बुराइयों के खिलाफ हमने जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं या जो असमानता या जो भी जुड़े प्रावधान थे उनके लिए हमने समाज सुधार आंदोलन, आपने पढ़ा होगा 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में,
तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी और आज भी अभी हम उन चीज़ों में संघर्ष कर रहे हैं और लाखों मामले दहेज प्रतिषेध से संबंधित न्यायालयों में अटके हुए हैं। हालांकि चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि दोस्त जो मैंने आपको फैक्ट बताया पहले, आप उसे जो है यूपीएससी मेंस में या ऐसे के एग्जाम में कहीं सोसाइटी में आवश्यकता पड़ने पर आप जो ऐसे जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है आप उसका वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं सटीकता से। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपसे कहता है, प्रश्न कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा विकल्प है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा बाध्योग्य नहीं है। अर्थात जैसे कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, वैसा नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन होने पर नहीं जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों कथन ये सही हैं और ये एक प्रकार के इजी कैटेगरी का प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। मैं अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रावधान किया गया है। ये देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ना कि पुलिस राज्य की। अर्थात इनमें ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो एक सामान्य मानवीय है उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए करने के लिए प्रावधान किया गया। जैसे अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध है। 43A में जो है वहाँ पर श्रमिकों के साथ श्रमिकों की उद्योगों में भागीदारी की बात की गई है। ऐसे बहुत सारे प्रबंध हैं। ऐसे एक ही प्रावधान इस तरीके का है कि सबको निःशुल्क विधिक सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस तरह जो भी है, और अनुच्छेद 38 में एक प्रावधान किए गए हैं, 38 या 37 में, कि वहाँ पर राज्य जो है सामाजिक आर्थिक ऐसी व्यवस्था बनाएगा ताकि सबको एक समान अवसर मिले सबके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये इससे जुड़ी व्याख्या हो जाती है। आप इसको पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इसको पीडीएफ के थ्रू आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न आपसे कहता है दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। दूसरा विकल्प है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। तीसरा विकल्प है राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता। और चौथा विकल्प है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है आपसे वह भारत की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर यह कथन तो सही है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है, लेकिन यह संसदीय प्रणाली के संदर्भ में हमें और दूसरे कथनों को भी देखना पड़ेगा। दूसरा कथन है आपसे दूसरा कथन कहता है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। देखिए दोस्तों, यह भी सही है। तीसरा, यह मतलब यह बता रहा हूँ कि यह एमसीक्यू सही है, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में सही नहीं है। तीसरा विकल्प है राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता, यह भी कथन सही है। और चौथा विकल्प है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है हमारी संवैधानिक व्यवस्था का, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी बुनियाद रखता है यह प्रावधान जो है कि जो लोकसभा है वो जो विधायिका है जो कार्यपालिका है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह देश में दोस्तों संसदीय शासन की बुनियाद रखता है हमारे यहाँ पर। मैंने इसलिए आपको ये ऊपर के विकल्प करके बताए कि अगर जब भी आप प्रश्न सॉल्व करते हैं रियल एग्जाम में या आप ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अप्रोच होना चाहिए, आपको देखना चाहिए पहले कि आपका यहाँ पर ए विकल्प गलत है। अगर आपका ए सही है, अगर आपने देखा, मान के चलिए किसी प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि आपका ए विकल्प सही है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या बी गलत है। अगर ए सही है, दूसरा आपको देखना चाहिए अगर बी सही है तो क्या सी गलत है। तो आपको चारों विकल्प देखना चाहिए दोस्तों। अगर आप एक सही उत्तर करने के लिए अगर आप बाकी के 3 भी गलत ढूंढ लेते हैं, उससे ये फ़ायदा हो कि जब आप एग्जाम के बाहर आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके बहुत ही कम क्वेश्चन हैं जो गलत हुए हैं। अदरवाइज़ आप बाद में आकर मिलाएंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न गलत होने की संभावना हो जाती है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि देखिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो है भारतीय संविधान जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था की नींव रखता है। और केंद्र में अनुच्छेद 74 और 75 और राज्य में जो अनुच्छेद 163 और 164 संसदीय शासन व्यवस्था की नींव रखते हैं दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसलिए यह प्रणाली जो है जो राष्ट्रपति प्रणाली है, वहाँ पर कार्यपालिका जो है वो विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जैसे कि अमेरिका में
तो उससे यह अलग हो जाती है। और हमारे देश में इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया था क्योंकि यहाँ उत्तरदायित्व को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, और राष्ट्रपति प्रणाली में शक्ति का जो केंद्रीकरण है वह अत्यधिक हो जाता है। तो उससे बचाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रणाली को स्वीकार किया। साथ ही इसका ऐतिहासिक कारण भी था और देश के भौगोलिक और विविधतापूर्ण कारण भी रहे हैं इसके जिम्मेदार। साथ ही दोस्तों हम इसकी मेंस के लिए कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, या इससे संबंधित कोई एमसीक्यू अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो संसदीय शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उनमें नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका की नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका की स्थापना। जैसा कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वह नाममात्र कार्यपालक प्रमुख हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वह वास्तविक कार्यपालक प्रमुख हैं। दूसरा दोस्तों, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है संसदीय शासन प्रणाली में, और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अर्थात दोस्तों, जो भी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और जो भी सदस्य इसके मेंबर बनते हैं दोस्तों उनमें राजनीतिक एकरूपता होती है। अगर किसी भी सदस्य का वर्तमान जो कार्यपालिका है उससे अगर कोई विभेद होता है या वह सहमत नहीं है तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उनके हिंदू कोड बिल से विभेद होने की स्थिति में उन्होंने अपना मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था, मंत्री पद से। और साथ ही दोस्तों, दोहरी सदस्यता इसकी प्रमुख विशेषता है। अर्थात जो मंत्रीगण होते हैं वे विधायिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका की। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति व्यवस्था में देखेंगे जैसे अमेरिका में, तो वहाँ पर जो विधायिका के सदस्य हैं वे कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह बाहर से कार्यपालिका के सदस्य हेतु मेंबर चुन सकता है और उन्हें मंत्री अपॉइंट कर सकता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन का विघटन अवश्य होता है जो संसदीय शासन प्रणाली है, और गोपनीयता भी एक इसका प्रमुख प्रावधान है। साथ ही दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया था, ये आप मेंस के पर्सपेक्टिव से हो सकता है आप उपयोग कर सकते हैं, या कोई एमसीक्यू कभी पूछा जाता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यवस्था जो क्या है दोस्तों, कि पहले से भी हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स थे तो संसदीय शासन प्रणाली थी, तो इसलिए परिचय इस व्यवस्था से क्या है, लोगों का अनुभव था, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका अनुभव रहा पहले भी। और यह प्रणाली जो है दोस्तों उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देती है, इसलिए भी इस प्रणाली को अपनाया गया। और तीसरा जो प्रमुख बात थी दोस्तों कि विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकना, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब बहुत सारे जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतक थे उनका अनुमान था कि हम एक लोकतंत्र के तौर पर फेल हो सकते हैं। तो उस समय पर जब हमारे देश में अत्यधिक विविधता थी और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी, तब वहाँ पर अगर कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव होता तब वह ऐसे समय में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए वह प्रणाली को अपनाया गया, और भारतीय समाज की विविधतापूर्ण एवं जटिल प्रकृति को भी बनाए रखने के लिए दोस्तों इस प्रणाली को अपनाया गया था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न आपसे कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है। ए विकल्प है भारत का राष्ट्रपति, बी विकल्प है भारत का प्रधानमंत्री, सी विकल्प है लोकसभा का सचिवालय, और डी विकल्प है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ संविधान के अभिरक्षक की बात की गई है, तो यहाँ पर अगर आपने पॉलिटी को अगर समझा है या अगर आप पहले भी इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा सचिवालय। फिर प्रश्न बचता है भारत का राष्ट्रपति और भारत का उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर आपको शब्दों को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका जो वास्तविक आंसर है इसका आंसर डी होगा। और दोस्तों, जो यहाँ पर भारतीय संविधान में न्यायपालिका को एक जो है स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापना दी गई है, यहाँ पर फिर हम इसकी विस्तृत व्याख्या आप दे सकते हैं कि न्यायपालिका से संबंधित क्या क्या प्रावधान है और न्यायपालिका में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो संविधान के अभिरक्षक के तौर पर भूमिका निभाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है इस टॉपिक पर, तो करंट में जो भी आप इशू आते रहते हैं, करंट में जो भी सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न मामलों को जो लेकर जो इंटरप्रिटेशन आते हैं, प्रमुख वाद हैं, उनसे संबंधित अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह इत्यादि भी पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर कहीं ना कहीं डी होगा। इसकी व्याख्या दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको मैं PDF के तौर पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।